let's discuss a point. तो पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मान लीजिए ये दो ब्लॉक्स है, एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और किसी भी एक ब्लॉक पे मैंने कुछ फोर्स लगा दी बाहर से, तो क्या ये दोनों ब्लॉक्स इस फोर्स से एक्सीलरेट होंगे? क्या ये दोनों इस फोर्स से एक्सीलरेट होंगे? मान लीजिए इसकी एक्सीलरेशन है a1, इसकी एक्सीलरेशन है a2 और ये इस तरह से स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है कि अगर a1 बड़ा हो जाए a2 से तो मेरे को ये बताओ क्या होगा? अगर a1 बड़ा हो जाए a2 से तो कोई बता सकता है क्या होगा? अगर a1 बड़ा हो जाए a2 से तो आगे वाला ब्लॉक ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा कंपैरेटिव टू पीछे वाला इन द सेम टाइम। अगर a1 बड़ा हो जाए a2 से तो आगे वाला ब्लॉक ज्यादा आगे जाएगा, पीछे वाला ब्लॉक कम आगे आएगा, तो ये स्ट्रिंग खिंचती जाएगी। एम आई राइट? मैं एक बार स्क्रीन हटा के 1 to 1 बात करता हूं। ये स्ट्रिंग खिंचती जाएगी, हाँ के ना? ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होती जाएगी, हाँ के ना? और हो सकता है खिंचते 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 टूट जाए। तो इस केस में ब्रेक होने के चांसेस है स्ट्रिंग के, इस केस में स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस है। सो व्हाट आई शुड राइट कि अगर ऐसा हुआ देन स्ट्रिंग कैन ब्रेक। अब आप ये सोचिए कि अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो मैं आपको बताता हूं, गेट्स लूज, स्ट्रिंग ढीली होती जाती, पीछे वाला ज्यादा आगे आता, आगे वाला कम जाता, तो स्ट्रिंग ढीली हो जाती, हाँ के ना? स्ट्रिंग ढीली हो जाती, स्ट्रिंग ढीली हो जाती। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हमें दोनों ही केसेस नहीं चाहिए, हमें दोनों ही केसेस नहीं चाहिए, क्योंकि टेंशन हमेशा लगा करती है टाइट स्ट्रिंग में। अगर स्ट्रिंग टूट जाए या ढीली हो जाए तो उसमें टेंशन लगना बंद हो जाती है। तो अगर हमें इस स्ट्रिंग को टाइट रखना है तो दोनों का एक्सीलरेशन बराबर होना चाहिए कि नहीं? अगर हमें स्ट्रिंग को टाइट रखना है तो दोनों का एक्सीलरेशन बराबर होना चाहिए कि नहीं? यह आज का पहला कंसेप्ट है जो हम यूज करेंगे। लेट मी राइट हियर, लेट मी राइट हियर। एक क्वेश्चन की रेफरेंस से इसे मैं एक बार हटा रहा हूं। एक क्वेश्चन की रेफरेंस से मेरे को लिखने दो इस कंसेप्ट को। ये आज का फर्स्ट पॉइंट है जिसे हमें क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है। द पॉइंट इज, एक बार देख लेना प्लीज। एक बार देख लो सभी स्टूडेंट्स कि अगर मैं कोई फोर्स लगा दूं तो ये दोनों एक्सीलरेट होंगे। पॉइंट ये है कि एक्सीलरेशन दोनों का बराबर होगा इफ स्ट्रिंग टाइट कंसेप्ट 1। अगला कंसेप्ट एक बार देख लो, अभी सब यूज करना है। अगला कंसेप्ट ये है कि मान लो ये कोई बॉडी है, इस पे मैंने दो फोर्सेस लगा दी, तो आप ये बता सकते हो कि इसका एक्सीलरेशन कहां होगा? आप ये बता सकते हो इसका एक्सीलरेशन कहां होगा? राइट की तरफ होगा, बट ऑफ कोर्स कैसे पता लगा? क्योंकि राइट में ज्यादा फोर्स है।
तो हमें ये नहीं देखना कि राइट की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, कहां पे होगा। हमें क्या बोलना है, टुवर्ड्स लार्जर फोर्स होगा, लार्जर फोर्स। ये तो एक नेचुरल सी बात है। मैं जिस पर्पज से आपको ये पॉइंट बता रहा हूं, ये तो एक नेचुरल सी बात है, देखिए, ठीक है ना। मैं जिस पर्पज से आपको ये पॉइंट बता रहा हूं वो समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्लॉक 1 देखो, अगर मैं इस ब्लॉक 1 की बात करूं तो इस पे एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स है और एक ये स्ट्रिंग बंधी हुई है इस प्रकार से। तो दूसरा कोना ऐसे ही पुल होगा, ये स्ट्रिंग की टेंशन हो गई ब्लॉक 1 पे, जो मैंने कल आपको सिखा दिया था। अब आप ये देखो कि इसका एक्सीलरेशन राइट में दिया हुआ है, तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों इसका एक्सीलरेशन राइट में हुआ होगा, क्यों इसका एक्सीलरेशन राइट में हुआ होगा। वो इसलिए हुआ होगा ना, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रिंग की टेंशन से ज्यादा रही होगी, तभी तो इसका एक्सीलरेशन राइट में रहा होगा, तभी तो इसका एक्सीलरेशन राइट में रहा होगा। एम आई राइट? एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रिंग की टेंशन से ज्यादा रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। तो अगर मैं इसका मास m मान लूं और मेरे को इक्वेशन लिखनी हो नेट फोर्स बराबर ma, तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रिंग की टेंशन से ज्यादा है और क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और मैं ज्यादा फोर्स में से कम फोर्स सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये हो जाएगी रिजल्टेंट फोर्स, और इस रिजल्टेंट फोर्स को लिख दूंगा मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या मैंने सही लिखा? ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये समझ में आई कि नहीं, ये बता दो, क्योंकि आज हमें ऐसे ही इक्वेशंस बनानी है, ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन और स्ट्रिंग की टेंशंस निकालनी है। तो कंसेप्ट 2 हुआ क्या? कंसेप्ट 2 हुआ क्या? वो ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में ब्लॉक की एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगी होगी, और हमें ज्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल के मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर रखना है, ताकि हम इक्वेशंस बना सके। और मैं चाहूंगा सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट लिखें, सभी स्टूडेंट्स प्लीज कंसेप्ट 2। दैट इज along acceleration always larger force acts। तो करना क्या है, subtract smaller force from large, find, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करूंगा, रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, प्लीज लिखिए RES, हमेशा लिखूंगा रिजल्टेंट, एंड पुट दिस। प्लीज नोट करिए, आज की क्लास में इन्हीं कंसेप्ट्स को अपने को यूज करना है, इन्हीं कंसेप्ट्स को। और थोड़ा अलग तरीका है मेरा फिजिक्स सिखाने का, जैसा कि आपको पता है मैं डेली लाइफ से, डेली सिचुएशंस से कनेक्ट करके आपको फिजिक्स सिखाता हूं, ताकि आपको इसे सीखने में ज्यादा हेल्प मिले, सीखने में, ना कि याद करने में। तो आसान से क्वेश्चन से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। मैं यही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, एक बार जरा चेक कर लो, एक बार जरा चेक कर लो। आसान से क्वेश्चन से अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर लिख दो, तब तक करना क्या है मैं आपको ये बता देता हूं।
ये मास ले लो 10 kg, ये मास ले लो 30, ये फोर्स ले लो 80 न्यूटन एक्सटर्नल। करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्सीलरेशन of both and few seconds you have in। फटाफट एक बार ट्राई कर लो। आसान से क्वेश्चन से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट किया है मैंने, आसान से क्वेश्चन से। आसान से क्वेश्चन से एक बार ट्राई कर लो। और आप लोगों ने एकदम सही आंसर लिखा है। लेवल को धीरे धीरे अप किया जाएगा। मैं ज्यादा समय ना देते हुए अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। अभी हमने ये सीखा कि दोनों का एक्सीलरेशन बराबर होगा, ये हम सीख चुके हैं। मैंने आपको टेंशन फोर्सेस लगाना सिखाया था। हालांकि मैं पहले क्वेश्चन में रिस्क ना लेते हुए आपको एफबीडी दोबारा बना के दिखा रहा हूं। हालांकि जो आपने आंसर्स दिए वो एकदम सही है, पर रिस्क ना लेते हुए मैं एक बार इसे बना रहा हूं। मेरे कहने से बना लेना प्लीज, मेरे कहने से, मेरे कहने से। मास लिखूंगा तो ब्लॉक पता लग जाएगा। ये है 30 kg, जिसपे एक एक्सटर्नल लग रही है, एक टेंशन है। और ये 10 kg जिसपे सिर्फ स्प्रिंग की टेंशन है। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वहां से आपको पता लग जाएगा कि कहां ज्यादा फोर्स है, कहां कम फोर्स है। और आपको यह भी पता लग जाएगा कि वो एक्सीलरेशन किस फोर्स की वजह से है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो 80 न्यूटन ज्यादा हो जाएगी स्ट्रिंग की टेंशन से। और यहां पे जो एक्सीलरेशन है वो सिर्फ इस टेंशन फोर्स की वजह से है। आराम से चेक कर लो, आराम से। अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स को एम ए लिखने लग जाऊं, आई कैन श्योरली राइट, देख लेना एक बार, ज्यादा वाली फोर्स माइनस कम वाली फोर्स बराबर एम ए। और दूसरे पे तो सिर्फ एक टेंशन है बराबर एम इंटू ए। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, ये पहली, ये दूसरी। दोनों को जमा कर दो तो आप लोग अपने आंसर्स निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट लिखूंगा। आपको जो ए मिलेगा वो होगा 2 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टेंशन मिलेगी वो होगी इतनी यूनिट फोर्स वाली न्यूटन। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बता दो क्लियर हुआ क्या। नोट भी कर लो, अगले के लिए तैयार रहना। लेवल धीरे धीरे अप करेंगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, जैसा कि मैंने कहा धीरे धीरे थोड़ा लेवल अप करेंगे अपन। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन दे रहा हूं कि अब आप लोगों को 3 ब्लॉक्स लेने हैं। कनेक्टेड विद 2 strings as shown बना लीजिए। एंड एक मिनट, एक एक्सटर्नल फोर्स। क्वेश्चन नंबर, ये मासेस और ये एक्सटर्नल फोर्स, ये स्ट्रिंग्स में टेंशंस मेरे बच्चों।
और यही आपको करना है। क्या करना है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑल एंड T1 एंड सॉल्व करना शुरू कर दो प्लीज। 1 मिनट का समय है। आंसर फटाफट देना। मेरा तरीका आपको पता है, प्रैक्टिस हम ज्यादा करते हैं और पहले थोड़ा आसान वाला मामला लेके चलता हूं, फिर धीरे धीरे लेवल अप करता जाता हूं। अगर मैं क्लास में थोड़ा सा समय बचाना चाहूं और मैं आपको टेंशन्स की डायरेक्शंस ऐसे शो कर दूं, तो क्या आप समझ जाएंगे? क्या मेरे को लिखने देना, प्रॉपर मेरे को लिखने देना। इसी तरह से ये, तो अगर मैं अलग अलग एफबीडी ना बनाऊं, इस प्रकार से शो कर दूं, तो आप समझ जाओगे क्या? क्योंकि धीरे धीरे समय तो छोटी छोटी चीजों से बचाना होगा ना। तो अगर आप ये समझ जाएंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है, तो एक्सीलरेशन तो सभी की बराबर होगी। अगर हमें स्ट्रिंग्स को टाइट रखना है तो बराबर होगी, वो मैंने मान ली इतनी। अगर स्ट्रिंग्स को टाइट रखना है तो क्या कोई ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे, एक बार कैमरा ऑन करके बात करने दो, जिसमें एक्सीलरेशंस अलग होगी? आंसर इज यस। वहां पे एडिशनल कंसेप्ट लगता है कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। आज अपन सेम एक्सीलरेशन वाले ही केसेस ले रहे हैं, और एक्सीलरेशन सेम क्यों है इसका मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दिया है आते ही। कारण क्योंकि अभी क्वेश्चंस करने थे, इस वजह से। ज्यादा फोर्स में से कम वाली फोर्स घटाएंगे, ज्यादा फोर्स कौन सी होगी, कम फोर्स कौन सी होगी, ये हमें एक्सीलरेशन की डायरेक्शन से पता लग जाएगा। अगर ये वाली बात है इस प्रकार से, तो मैं आप लोगों से फीडबैक लूंगा, प्लीज लिखने दो पहले। 600 माइनस T2 बराबर ये T2 माइनस ये बराबर ये, और T1 बराबर ये। तो थोड़ा समय बचाने के लिए अगर मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूं, ज्यादा फोर्स में से कम वाली घटाई है। हर बार बच्चों की तरह तो सीखेंगे नहीं मेरे बच्चों कि ये फोर्स ज्यादा है ये कम है। कुछ क्वेश्चंस के बाद तो इमेजिनेशन चलती है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन चलती है। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो अगला स्टेप ऐड करना ही हुआ करता है। 1 जमा 2 जमा 3। जब आप ऐसा करेंगे तो मेरे को पता है आंसर्स आप निकाल लोगे। लेट मी राइट। एक्सीलरेशन बनेगी, देखने तो जरा, एक्सीलरेशन बनेगी 10 यूनिट। T1 बनेगा 10, ए का वैल्यू भी 10, 100, और T2 बनेगा, निकाल लेना, मैं सीधा लिखूंगा, T2 बनेगा 300। प्लीज नोट करें यहां तक, प्लीज नोट करें। अब यहां पे तो ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखी हुई थी, प्लीज समझना, फिजिक्स पे हर मोमेंट पे सीखने का है, हर मोमेंट पे सीखने का है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं तो क्या अपने वेट से नीचे जाएगी? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या अपने वेट से नीचे जाएगी? फास्ट। अब 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 तो नीचे नहीं गई, अब तो नीचे नहीं गई। क्या अब इसका वेट नहीं लग रहा? क्या अब इसका वेट नहीं लग रहा? तो नीचे तो नहीं गई। कारण अब इसके वेट को किसी ना किसी फोर्स ने बैलेंस कर लिया। वो कौन सी फोर्स हुआ करती है? इस ऑब्जेक्ट का और मेरे हाथों का कांटेक्ट बन गया। तो वो जो फोर्स हुआ करती है वो कांटेक्ट की वजह से लगा करती है। उस फोर्स को बोला करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसकी भी चर्चा अपने को करनी होगी, पर अभी नहीं, थोड़ा समय रुक के। और सीधी सी बात है, अगर वेट नीचे लगा
और बैलेंस करना है तो ये नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स ऊपर लगनी चाहिए, तभी वेट को बैलेंस करेगी और वेट के बराबर होगी, और वेट के बराबर होगी। पर मैं अभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि भाई टेंशन वाले क्वेश्चन ही पूरे नहीं हुए, वो कैटेगरी पूरी नहीं हुई, नॉर्मल रिएक्शन और इंसर्ट कर दूं तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की चर्चा अपन लेटर ऑन करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे लगानी है, किस डायरेक्शन में लगानी है, वी विल डिस्कस लेटर। तो सर फिर बता क्यों रहे हो, बता क्यों रहे हो? इसलिए बता रहा हूं कि अभी तक हमारी ऑब्जेक्ट्स सरफेस पे थी, अभी तक हमारी ऑब्जेक्ट्स सरफेस पे थी, आराम से चेक करना, सरफेस पे थी। तो जो नीचे वेट लगा होगा वो किसी ऊपर वाली फोर्स से बैलेंस हुआ होगा। ये कौन सी फोर्स है बाद में देखेंगे। तो इस बॉडी का मोशन वर्टिकल में नहीं हुआ, क्योंकि ये फोर्स mg के बराबर है। तो इन ऑब्जेक्ट्स का मोशन वर्टिकल में नहीं हुआ। पर अगर ये ऑब्जेक्ट एयर में होती तो, अब बताना, अगर ये एयर में होती तो, अगर ये एयर में होती तो ये नीचे आती किसकी वजह से, अपने वेट की वजह से। तो ये नीचे आती अपने वेट की वजह से, एम आई राइट? ये नीचे आती अपने वेट की वजह से, क्योंकि वेट को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे समझना, अब हम ऑब्जेक्ट्स का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। और जब ऑब्जेक्ट्स वर्टिकल में मूव किया करती है तो अपने वेट की वजह से किया करती है। तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट्स का मोशन अपने वेट से ही स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। सर आपका क्या मतलब है कहने का? मेरा मतलब ये है मेरे स्टूडेंट्स, मेरा मतलब ये है, लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट एंड लेट मी रिमूव ऑल दिस। मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए मैं दो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दूं जो पुली के ऊपर से पास हो रही है, इस प्रकार से। और अगर मैं आपको यह कहूं कि भाई इसका मास है 20 किलोग्राम, इसका मास है 10 किलोग्राम, तो क्या इनके मोशन को स्टार्ट करने के लिए मेरे को कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत है क्या? क्या इनके मोशन को स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत है क्या? क्योंकि कंफर्म है ये भारी है, नीचे आएगा अपने वेट से ऑटोमेटिकली, तो ये ऊपर जाएगा। और अगर ये स्ट्रिंग टाइट है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का एक्सीलरेशन बराबर होगा, हाँ कि ना। ये आसान वाले केसेस है, पर यहां से अपने को चैप्टर की बारीकियां पता लग जाएगी जो अच्छे क्वेश्चंस करने में मदद करेगी। सो देयर इज नो नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स इन वर्टिकल मोशन। वेट अपना काम खुद ब खुद कर देता है। ये बातें सिर्फ समझने की है, फिजिक्स में हर एक चीज लिखी नहीं जा सकती, प्लीज समझना। फिजिक्स में हर एक चीज लिखी नहीं जा सकती, पर फिर भी अगर मैं थोड़ा सा लिख के दिखाना चाहूं, सो आई मस्ट राइट आई मस्ट राइट कंसेप्ट 3 लिख सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा लिख के दिखाना चाहूं, इन वर्टिकल मोशन ऑब्जेक्ट्स जनरली मूव ड्यू टू, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, थोड़े आसान वाले लेंगे स्टार्टिंग में। जो डायग्राम मैंने अभी बनाया था बना लेंगे प्लीज। आसान वाले क्वेश्चन से अच्छे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की समझ मिलेगी अपने को। सो दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें नेग्लेक्ट ना करें। जरा चेक कर लें,
मासेज कुछ इस प्रकार से ले लें। क्वेश्चन नंबर, भारी वाला नीचे आएगा बट ऑफ कोर्स हल्के वाला ऊपर जाएगा। एक्सीलरेशन दोनों का सेम होगा, सभी जानते हैं। सरकारण ये टाइट स्ट्रिंग है। पहले क्वेश्चन में सब लिखूंगा, मैं सब लिखूंगा। ये टाइट और ये पुली के ऊपर से पास हो रही है। निकालना क्या है, लेट मी राइट हियर। आप समझते हो, ये निकालना है और ये निकालना है। एक साथ ही लिख लो और आंसर बता दो फटाफट सॉल्व करके। ज्यादा तो कुछ है नहीं, आंसर बता दो। रिप्लाई फास्ट। एकदम सही आंसर सारे हैं। ए का वैल्यू 10/3 और टी का वैल्यू 400/3। एक बार जरा चेक कर लेते हैं। अगर मैं थोड़ा समय बचाना चाहूं क्लास का, तो मुझे फोर्सेस यहीं पे शो कर देनी चाहिए, यहीं पे शो कर देनी चाहिए। तो नीचे लगेगा वेट, ऊपर ये टेंशन, फिर ये टेंशन, फिर ये वेट। आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं है। सो इक्वेशंस की अगर बात करें, 200 माइनस ये बराबर ये माइनस ये बराबर ये। इक्वेशंस क्लियर हो तो लिख दो, तब तक मैं आंसर लिख देता हूं। ये फर्स्ट जमा सेकंड, ये सेकंड है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू इतना होगा, यूनिट अगेन ये, और टेंशन एक बार देखने दो। आई थिंक टेंशन बनेगी इतनी। नोट करें प्लीज, यूनिट न्यूटन। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बातें खत्म नहीं हुई, बातें खत्म नहीं हुई। एक बार नोट कर लो, ऑब्जर्व कर लो। नाउ जो अगला क्वेश्चन है यहां पे एक बार देख लेते हैं। प्लीज मेक दिस, इसे बनाएं, इसे बनाएं। क्वेश्चन नंबर था 9th और ये हो गया 10th। प्लीज इसे बनाएं। मासेस 40, 30, 20, 10। ये एक स्ट्रिंग T1 मान ली, यहां भी T1, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है जो पुली पे से जा रही है। आराम से चेक करना, जो पुली पे से जा रही है। ये दूसरी स्ट्रिंग T2, अभी स्क्रॉल करूंगा, ये तीसरी स्ट्रिंग T3। भारी वाले बट ऑफ कोर्स
नीचे जाएंगे, भारी वाले। अगर मैं ये ना भी बताऊं, जो क्वेश्चन में बताया नहीं होगा बट ऑफ कोर्स, तो हम समझ सकते हैं, हल्के वाले ऊपर जाएंगे, हम समझ सकते हैं। करना क्या है, टेक ऑल स्ट्रिंग्स टाइट, और सारी वैल्यूज निकालनी है। फाइंड एक्सीलरेशंस, सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। एंड ये वैल्यूज 1 मिनट का समय है, फटाफट। और इसके बाद एक नया कंसेप्ट होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। एक्सीलरेशन तो सभी की बराबर होनी है क्योंकि सारी स्ट्रिंग्स टाइट है। थोड़ा अगर मैं समय बचाना चाहूं तो वेट लगाऊंगा, टेंशन लगाऊंगा। इसी प्रकार से वेट लगाऊंगा, सभी फोर्सेस को अच्छे से देखना है आपको। टेंशन लगाऊंगा और यहां पे भी टेंशन लगाऊंगा। इसी प्रकार से वेट लगाऊंगा, टेंशन लगाऊंगा, अगेन वेट लगाऊंगा, टेंशन लगाऊंगा, और यहां पे भी। तो एक बार सारी फोर्सेस देख लेते हैं, अगर कुछ क्लियर ना हो तो बता देना। मेरे बच्चों, वेट है 400, टेंशन एक बार ये मैं हटा रहा हूं क्योंकि मैं अलग अलग लिखूंगा। T2, यहां पे भी T2, ये होगा 300। T1 नजर आ रहा है मेरे बच्चों, अगर मैं साथ में लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। T1 यहां पे भी अगर साथ में लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये है टेंशन T1। ये वेट 1 मिनट 200, और T3 को अगर मैं साथ में दिखाऊंगा तो फिर से वही बात है, ज्यादा समझ में आएगा। ये T3 है, ये T3 है, और ये 100 है। आराम से चेक करो, आराम से। थोड़ा एक एक स्टेप करके आगे बढ़ लेते हैं। देखो, चारों ब्लॉक्स तो अलग से ड्रॉ करना इज टाइम कंज्यूमिंग और हर बार बच्चे की तरह तो सीखेंगे नहीं, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल तो धीरे धीरे अब करना होगा। तो अगर आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम्स क्लियर है तो चलिए इक्वेशंस लिखने की शुरुआत करते हैं, जो आपको अच्छे से पता है कैसे लिखनी है। लेट मी राइट हियर, दैट इज 400 माइनस T2 बराबर 40A। अगर आप पे भी छोड़ दूं तो आप कर लोगे, मेरे को पता है। T2 प्लस 300 माइनस T1 बराबर 30A। अगेन जरा चेक कर लेते हैं। T1 माइनस 200 माइनस T3 बराबर 20A। और मेरे बच्चों, T3 माइनस 100, मेरे को पता है आप भी लिख लेते, पर मैंने रिस्क नहीं लिया, एक बार लिख के दिखा दिया। इक्वेशंस क्लियर है क्या? अब जो यहाँ पे अगला केस है, थोड़ा सा समझना। जो यहाँ पे अगला केस है मैं भी चेक कर लूंगा, थोड़ा समझना क्या केस है। 1 मिनट, थोड़ा समझना प्लीज। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने एक, ये इंक्लाइन प्लेन देख रहे हो, ये इंक्लाइन प्लेन देख रहे हो, इंक्लाइन प्लेन देख रहे हो क्या? देख रहे हो क्या? देख रहे हो क्या? अगर मैं इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दूं तो अलोंग द प्लेन आएगी। अगर मैं इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दूं तो अलोंग द प्लेन आएगी नीचे, अलोंग द प्लेन आएगी नीचे, अलोंग द प्लेन आएगी नीचे। हाँ के ना?
तो जैसे वर्टिकल मोशन में वेट नीचे लेके आता है, इंक्लाइन प्लेन पे भी तो कोई फोर्स होगी जो नीचे लेके आ रही होगी। अब हमें वो फोर्स देखनी है जो इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को नीचे लेके आएगी। नाउ द केस इज ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो एक बार जरा समझने की कोशिश करते हैं। सब बच्चे हेडिंग डालें प्लीज, सब बच्चे हेडिंग डालें। लेट मी राइट हियर केस ऑफ तो वो फोर्स देखनी होगी जो बॉडी को अलोंग द प्लेन नीचे लेके आएगी। जरा एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये कोई भी इंक्लाइन प्लेन, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इस ऑब्जेक्ट का वेट तो नीचे लगना ही है। आराम से चेक कर लेना, ये तो नीचे लगना ही है। ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से। एक होगा अलोंग द प्लेन, दूसरा होगा उसके परपेंडिकुलर। तो ये जो अलोंग द प्लेन वाला है ना, अलोंग द प्लेन वाला, यही नीचे लेके आएगा, बनी हुई बात है। यही नीचे लेके आएगा, बनी हुई बात है। अभी शो करता हूं प्रीवियस क्वेश्चन बेटा। ये अलोंग द प्लेन वाली जो फोर्स है यही नीचे लेके आएगी, ऑब्वियस सी बात है। जरा देख लेते हैं कितनी होगी, जरा देख लेते हैं। ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। आराम से चेक करना, आराम से। एक पॉइंट जो मैंने पहले कई स्टूडेंट्स को बताया था पर कुछ बच्चों को वेक्टर की क्लासेस में नहीं बता पाया था। एक पॉइंट जो कुछ बच्चों को नहीं बता पाया था वेक्टर की क्लासेस में, वो ये है, ऑलवेज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर is cos theta with एंगल लाइन। प्लीज नोट करें क्या मतलब है एंगल लाइन का। टू हैव ए क्लोजर लुक, आप ये पाएंगे कि इसके साथ एंगल थीटा बना है, तो इसके अलोंग होगा cos। एक cos होगा तो दूसरा हमेशा। तो ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया है, ये आपको हमेशा कंपोनेंट लेने में मदद करेगा। आपको हमेशा ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में कोस है और किस में साइन है। और यही जो कंपोनेंट है, यही इसी से बॉडी नीचे आएगी। और इसी फोर्स के लिए मैंने ये केस डिस्कस किया है। तो अगला पॉइंट क्या है, प्लीज नोट करें प्लीज। बॉडी कम्स डाउन along plane due to, अभी क्वेश्चंस दूंगा दिस, प्लीज यहां तक नोट करें। ये है सेकंड पॉइंट। एक बार कैमरा ऑन करने देना, पहले तो नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, 10th, और अब आएगा 11th क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेना क्या है। सो इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग बंधी हुई है। आराम से चेक कर लेना, स्ट्रिंग बंधी हुई है। ये जो नीले रंग से मैं आपको दिखाऊंगा, ये पुली है।
ये जो मैं आपको नीले रंग से दिखा रहा हूं, ये पुली है। मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है, मैं आपको बताऊंगा अभी। लेट मी एक्सप्लेन प्लीज, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग है, ये पुली के ऊपर से गई है ऐसे, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर ये है, आराम से चेक करो। ये मास आप 20 केजी ले लें, ये मास आप 10 केजी ले लें, और ये एंगल आप इतना ले लें। तो करना क्या है, सेम चीज निकालनी है आप लोगों को। 1 मिनट, फाइंड, सॉल्व करना शुरू कर देना। एक्सीलरेशन ऑफ बोथ एंड टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक बार जरा देख लेते हैं फोर्सेस क्या क्या है, चेक करना जरा। ये है 200, ये है स्ट्रिंग की टेंशन, ये भी है स्ट्रिंग की टेंशन, और ये है एम जी साइन ऑफ इतना, जो मेरे हिसाब से तो बनेगा इतना। अब आप ये पाएंगे कि ये वाली फोर्स जो नीचे है, ये इससे ज्यादा है। आराम से चेक करो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो आप ये पाएंगे कि इसका मोशन नीचे होगा और इसका अलोंग द प्लेन ऊपर होगा। ये पाएंगे आप, ये पाएंगे आप, आराम से चेक करो। और क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है तो एक्सीलरेशन सेम होगा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉक अलोंग द प्लेन नीचे ही आएगा। अगर कोई ऊपर ज्यादा फोर्स लग गई तो ऊपर भी तो जा सकता है बच्चों। तो यहां पे ऊपर जाने का कारण क्या समझें, यहां पे ऊपर जाने का कारण समझें कि भाई स्ट्रिंग की जो टेंशन रही होगी वो ज्यादा रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो अलोंग द प्लेन ऊपर गया। पर यह कंफर्म है कि मोशन अलोंग द प्लेन ही होगा। अगर मैं इक्वेशंस लिखना चाहूं, आई कैन श्योरली राइट 200 माइनस ये बराबर ये माइनस ये बराबर ये, ऐड करेंगे तो ए का वैल्यू इतना, पुट करेंगे तो टी का वैल्यू एक बार चेक करने दो 25। और अच्छा, ये इतना ही आएगा ना, 1 मिनट देखने दो, 6 आएगा क्या, 150/25, तो 6 आएगा, ए का वैल्यू 6 आएगा। तो ए का वैल्यू 6 अगर मैं पुट कर दूं तो टी का वैल्यू, जरा चेक करना, मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुकूंगा। ये पहली थी, ये दूसरी थी, दोनों को ऐड किया गया है तो हमारा आंसर आया है, चेक करना। ओहो, 5 लिख दिया क्या, ओहो, अरे यार, अरे सॉरी सॉरी, 10 आएगा, आई एम सॉरी, 10 आएगा। तो फिर ये बनेगा ए का वैल्यू 150/30, तो 5 बनेगा। गड़बड़ लिखा गया यार। तो टेंशन का वैल्यू कितना बनेगा, 100। अब एक बार देखना, अब सही है क्या, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। सो इसे बना लो, मैं बताता हूं क्या है, इसे बना लो। इसे बना लो, एक ऑब्जेक्ट, जो मैं आपको
नीले रंग से दिखा रहा हूं, ये पुली है। 1 मिनट, ये पुली है जो मैं आपको नीले रंग से दिखा रहा हूं। दिस इज द पुली, चेक करना। और ये जो स्ट्रिंग है, ये ऐसे आई है पुली के ऊपर से पास होके। आपको देखने में कुछ भी लग रहा हो मेरे बच्चों, ये पुली के ऊपर से पास होके आई है। मेरे को यही तरीका ठीक लगा दिखाने का। इसका मास ले लो इतना, इसका ले लो इतना। ये दोनों एंगल्स, क्वेश्चन नंबर निकालनी सेम चीज ही है जो बार बार पूछी जा रही है। फाइंड सॉल्व करना शुरू कर दो। मैं ये भी लिख सकता था रिपीट प्रीवियस न्यूमेरिकल, ये भी लिख सकता था मैं, पर मैंने पूरा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व करना शुरू कर दो अपनी सीखी हुई चीजों से, अपनी स्किल्स से इक्वेशंस बनाओ और फिर देखो क्या आंसर बन रहा है। सो जरा एक बार देख लेना। एम जी साइन थीटा टेंशन एम जी, और ये बनेगा 100, ये बनेगा 50। तो ये 100 ज्यादा है ना 50 से, तो इसका एक्सीलरेशन होगा अलोंग द प्लेन नीचे, और दूसरे वाले का होगा अलोंग द प्लेन। और क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है बट ऑफ कोर्स, तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। चेक करना, मैं फटाफट करूंगा, फटाफट फटाफट करूंगा मैं, चेक करना। तो यहां से मेरे को मिलेगा, जरा एक बार देख लेते हैं। 100 माइनस ये बराबर, और t माइनस 50, आंसर बनेगा ऐड करने पे 5, और t का वैल्यू बनेगा 200 बाय इतना। आराम से चेक कर लो, कोई जल्दी नहीं है, कैमरा ऑन करने देना मेरे को। नोट करने का समय दे दूंगा, एक बार स्क्रीन हटा दी मैंने। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? तो चलिए एक आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक आखिरी क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं, जो हो सकता है मैं आपको घर के लिए दे दूं। एक बार आप क्वेश्चन देख लो क्या है, एक बार आप क्वेश्चन देख लो, हो सकता है मैं घर के लिए दे। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना, कुछ मुश्किल तो है नहीं। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट्स को, एंड जैसे मान लीजिए ये कोई टेबल है, ये कोई टेबल है। तो इस पे हम ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। मैं बताऊंगा अभी क्या किया जा रहा है।
बना लो, इसे बना लो, इसे बना लो। और है क्या, एक बार जरा देख लो। ये एक स्ट्रिंग टेंशन T1, ये दूसरी स्ट्रिंग टेंशन T2, ये क्वेश्चन नंबर, ये मास, ये मास, ये मास। चेक कर लेना, आराम से चेक कर लेना। सेम ही चीज पता करनी है, ये तो बनी हुई बात है। अब लिख लो, घर से आपको ट्राई करना है इसे। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, अभी रुको। एक तो ये हो गया घर से एज ए होम एक्सरसाइज। जो अगला क्वेश्चन है मेरे पास उसे भी देख लो, उसे भी एक बार देख लो। कुछ नोट करना होगा तो मैं करवा दूंगा। चेक करते जाना जैसे जैसे बना रहा हूं मैं। ये छोटी छोटी पुली है, बना लो इसे। और क्या है, लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू और क्या है। बना लो, बना लो। मासिज एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50, 40, रिपीट। सबसे पहली बात, आज हम लोगों ने वो क्वेश्चंस देखे जिसमें एक्सीलरेशन सेम थी, जिसमें ब्लॉक्स का मोशन देखते ही पता लग जा रहा है कि किस डायरेक्शन में ब्लॉक्स का मोशन है। लेटर ऑन हम लोग वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें एक्सीलरेशंस अलग होगी, और हमें थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। एक मिनट, हमें थोड़ा एफर्ट लगाना होगा ये देखने में कि कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव किया, तो कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। अगली बात, जो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन बैंक दिया है वो न्यू स्टूडेंट्स को अभी नहीं करना, जिनका रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। हालांकि मैंने पूरे ग्रुप पे डाल दिया, पर जिन बच्चों का रिलेटिव मोशन नहीं हुआ उन्हें नहीं करना। उनके ये चैप्टर कब और कैसे कंप्लीट किए जाएंगे, प्रोजेक्टाइल रिलेटिव, ये मैं बताऊंगा। और वेक्टर का जो एक लेक्चर बचा हुआ है वो भी मैं बताऊंगा कब लगाया जाएगा।